नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल, जिसमें हम अर्थव्यवस्था, पर्सनल फाइनेंस और सरकार की नीतियों को एनालाइज करते हैं, इन्हें डिकोड करते हैं, इनका असर आपकी जेब और जिंदगी पर क्या पड़ता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इन खबरों को एनालाइज करने में मेरी मदद करते हैं वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के जानकार पवन कुमार जी, जो आज हैं मनी 9 के स्टूडियो में। पवन सर नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश के करोड़ों लोगों की मुश्किलें तो दूर कर दी हैं, लेकिन खुद सरकार इस वक्त एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। चुनौती है अमेरिका की। ट्रंप की ताजपोशी के बाद से दुनिया में हर तरफ हलचल ही नजर आ रही है और इसे लेकर तमाम तरह की आशंकाएं हैं जो पहले से थीं और अब और बढ़ रही हैं। लेकिन अब उन्हें गद्दी पर बैठे 25 दिन हो गए और ट्रंप क्या करना चाहते हैं इसे लेकर गिरें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। टैरिफ पर ट्रंप की चाल ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और आज के मनी सेंट्रल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ट्रंप ने टैरिफ की जंग छेड़ दी है, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं ये भी समझेंगे, क्योंकि पीएम मोदी 12 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं। उनका दौरा फिक्स हो चुका है और ये खबरें अभी आ रही हैं। आज आप एक और बात करने वाले हैं, वो है गोल्ड लोन की, जहां 68% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो क्यों ये चिंता का विषय है इसे समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी सेंट्रल की। जैसा मैंने कहा, ट्रंप पर पहला फोकस। मेक्सिको कनाडा पर लगाए 25% के टैरिफ के बाद इन दोनों देशों ने एक तरफ से ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। इसके बाद ट्रंप ने इन पर लगाए टैरिफ्स को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन चीन पर 10% एडिशनल टैरिफ कायम है और चीन ने कर दिया है पलटवार। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मंगलवार को अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इनमें कई सामान हैं और साथ ही चीन ने गूगल के खिलाफ जांच के भी आदेश दे दिए हैं। तो पवन जी, क्या असर अब लग रहा है? फाइनली ट्रंप इज इन एक्शन मोड, और आपको क्या लग रहा है कि दुनिया भर में इसका क्या असर हमें देखने को मिलेगा? नमस्कार प्रियंका। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब ट्रंप एक एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। मतलब मैं नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये बैठे हुए थे और अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि जब ट्रंप ऐसे एक्शन लेंगे, इस बार ज़रा सीवियर एक्शन है, थोड़ा सा और फियर्सेस वो दिख रहे हैं, तो किसी ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि क्या ऐसा, मतलब कनाडा जैसा छोटा देश जो लगभग ऐसे कहा जाता है कि अमेरिका के एक प्रोविंस के बराबर है, वो इस तरह का एक्शन ले लेगा, या मेक्सिको थोड़ी सी आंख दिखाने में कामयाब रहेगा। ऐसे में ट्रंप को मुझे लगता है कि लगा होगा कि क्या पता ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप जब करेंगे तो दूसरे लोग भी उस पर एक्शन करेंगे। और ऐसा नहीं कि देखिए आज की इकोनॉमी और आज का ट्रेड जो है प्रियंका, वो इंटर रिलेटेड है, वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका केवल इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, या अमेरिका केवल इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से। आप ऐसे दुनिया भर की कंपनियां आपको चीन में मिल जाएंगी जो प्रोक्योर करती हैं सामान अमेरिका से, जिसमें कनाडा के जैसे एलन मस्क का आपने देखा स्टारलिंक का जो ठेका है, प्लस जो ओंटारियो जो प्रोविंस जिसकी बात हम लोग करते हैं, मतलब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिकली वन अदरवाइज जो इंपोर्ट के सामान वगैरह कंजम्पशन में आप देखेंगे तो वो प्रोविंस बहुत है। वहाँ के प्रीमियर ने कहा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, हम भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। आपने देखा ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि उनका एक बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव प्रोविंस है, उसने कहा कि साहब हम तो अपने यहाँ की दुकानों में अमेरिका जो लेकर आते हैं वो दिखने नहीं देंगे। तो जब आप इस तरह के जब इस लेवल पे आप उतर जाएंगे तो मुझे लगता है कि बेशक हमें और आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि क्या जो ट्रंप मेजर्स ले रहा है वो इस हद तक पहुंच जाएगा जहां पे रिटेलिटरी मेजर्स ऐसे हो जाएंगे जिसमें लगता है ऐसे दो पड़ोसी एक सड़क पे आकर एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हों। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इनका दिमाग इससे ठंडा होगा, पर इतनी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा इस तरह के आसार नहीं दिख रहे हैं। जैसे मेक्सिको है, तो मेक्सिको ने कहा कि ठीक है साहब, ऐसा है कि हमारे यहाँ से पलायन होता है और माइग्रेशन आपके यहाँ होता है, ये एक दिक्कत है। प्लस जो है वो एक फेंटानिल ड्रग हमारे यहाँ जाता है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम ब्लॉक करेंगे, हम दुनिया भर के हम अपने जवान वहाँ पे लगाएंगे और हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ से पलायन उस तरह से नहीं हो ताकि कल को आपको दिक्कत हो पॉलिटिकली वन अदरवाइज। तो इसको देख के केवल उससे ऐसा नहीं है कि ट्रंप का दिल इसको देखकर पसीज गया होगा कि अच्छा ठीक है इन्होंने जो बोला है वो तो
अब उसका पालन करेंगे, ऐसा नहीं है। उनको समझ में आता है। देखिए वो उस तरह के पॉलिटिशियन है, आप समझिए कि वो एक कदम वो बिना सोचे समझे भी कई बार कदम ले सकते हैं। मतलब एक पूरी एडवाइजरी काम करती है, पूरा एक कमेटी काम करता है प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो एग्जिस्ट करता है, अब जिसका डिसीजन वहाँ पे जिसका पालन किया जाएगा वो है प्रेसिडेंट और अपने यहाँ प्रधानमंत्री है, चाहे आप कितनी भी सलाह दे दीजिए आप। तो अब जब उनको लगा कि ऐसा हो सकता है, और देख रहे हैं आप मतलब जब एलन मस्क का जब नुकसान होगा तो फिर आपको कोई ना कोई समझौता आपको करना पड़ेगा। तो ये मतलब मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, और इससे कम से कम मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ प्रियंका कि मतलब यहाँ पे वाणिज्य भवन में बैठे हुए जो हिंदुस्तानी ऑफिसर्स होंगे उनको देखकर बहुत खुशी हुई होगी, और जो फाइल बनाकर बैठे हुए हैं कि साहब ऐसा है कि वो जब बढ़ाएंगे तो हम रिटेलिटरी मेजर्स लेंगे, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ आज मिला होगा कि अच्छा ठीक है, हमारे पास भी कुछ ना कुछ रास्ता बचा हुआ है। तो पीछे हटना जो है ट्रम्प का, ये हमारे लिए अच्छे संकेत हाँ, मतलब ये इससे हमारी जो नेगोशिएबिलिटी है वो थोड़ी बेहतर होगी। देखिए सेंटिमेंट और सिम्टम्स और जेस्चर्स, ये ना बड़े अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका बड़ा रोल होता है। कई बार आपका आंख दिखाना ही काफ़ी होता है। तो ये इन सबका असर आने वाले टाइम में हमारे ऊपर भी होगा, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिमाग ठंडा हुआ होगा। देखिए क्या होता है पॉलिटिक्स में, जब आप एक कदम आप आगे ले लेते हैं और फिर जब आपको वो एक लेना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा आप डिमोरलाइज फील करते हैं, फिर उसके बाद आप एक स्पेस देते हैं दूसरों को आर्गूमेंट देने का। तो मेरे ख्याल से इस केस में ये होगा, और ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ठीक है। चलिए, आपने बात की जेस्चर की, आपने बात की संबंधों की, इससे ही जुड़ी हमारी अगली खबर है, और वो है ट्रंप और भारत की बात। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका की दौरा जो है वो तकरीबन तय है। हालांकि रिपोर्ट्स आ रहे हैं अभी यही कि यहाँ जा रहे हैं। पीएम 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि 13 फरवरी को दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी होने वाली है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच 118 अरब डॉलर से ज़्यादा का कारोबार हुआ है, लेकिन भारत सरकार की चिंता सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है। खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट अवैध इमिग्रेंट्स को भारत डिपोर्ट करने के लिए चल पड़ा है। तो सरकार के लिए अमेरिकी टैरिफ के साथ वहां रह रहे भारतीयों का डिपोर्टेशन भी एक बड़ा मसला है। तो 13 फरवरी आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? ये बैठक तय है वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले इन दोनों के बीच में, और साथ में टैरिफ की रियायतों के साथ साथ ये डिपोर्टेशन का मामला भी गंभीर कितना लग रहा है पवन साहब? सबसे पहले प्रियंका की मैंने नहीं पढ़ा, और मुझे आप करेक्ट करिएगा कि भारत सरकार ने कोई डेट दिया है भी क्या? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, खबरों के हवाले से तो हम आपको बता रहे हैं, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन हाँ, हमने अभी इसको कंफर्म नहीं किया है। हम काफ़ी देर तक इस पर चुप्पी साधे रखते हैं। और देखिए डिप्लोमेसी में जैसे आपको खाली मैं एक याद दिलाता हूँ, हमने और अपने साथ में प्रोग्राम किया था जब इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप ने बोला था कि मोदी जी आ रहे हैं और हमसे मुलाकात होगी। उसका भारत सरकार ने ना कोई कंफर्मेशन किया, न भारत सरकार ने कोई उसको अप्रूव किया, न उसको डिनाई किया, और अल्टीमेटली वो मुलाकात नहीं हुई, आपको याद होगा। तो उन्होंने अगर कहा है, अमेरिका सरकार की तरफ से ये संकेत आया है या कहा गया है कि इस मुलाकात होगी, भारत सरकार ने अभी उसको कोई कंफर्म नहीं किया, भारत सरकार ने उसको डिनाई नहीं किया है। बहरहाल आप आ जाइए इशूज़ पे। चांसेस ये हैं कि मुलाकात होगी, क्योंकि जब इतनी बड़ी यात्रा पे बात हो रही है तो अनौपचारिक रूप से बातचीत में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं वो भी संकेत दे चुके हैं कि ऐसी मुलाकात होगी। अब पहले डिपोर्टेशन पे आते हैं। डिपोर्टेशन पे एक इशू है, वो इस बात का डर है कि हम अगर नहीं करेंगे तो आगे चल के इनको टैरिफ से मुतल्लिक रिटेलिटरी मेजर्स लेने में अमेरिका को आसानी होगी। भारत ने ये कहा है कि आपको अगर आपके पास एविडेंस है, ये हमारे लोग हैं, और आपके पास अगर एविडेंस है तो हम इसको वापस लेने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ये तो जयशंकर ने भी कहा है, ये भारत सरकार का जो प्रवक्ता है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, वो भी कह चुका है कि हमारे देश के अगर वो लोग हैं तो हम उनको वापस लेंगे। और पूरी दुनिया में एक जेनेरिक बात कही है कि पूरी दुनिया के जो देश हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि अपने इमिग्रेंट्स को वापस लेना चाहिए, और भारत भी वापस लेगा। हम इसके बजाय ये एक छोटी सी बात है इमिग्रेशन वाली, इससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तो बेहतर होंगे। टैरिफ एक अलग मसला है जो कि बन के आएगा। मैं आपको पहले प्रियंका बोल चुका हूँ कि यहाँ पे भी पूरी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि वो तैयार होकर बैठे हैं तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल वो गहरी नींद में सो रहे हैं और हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं कि साहब अगर अमेरिका स्टेप्स लेगा तो हम भी लेंगे। देखिए
यहाँ पे सर्विसेज में और आईटी में ये वो जगह है जहाँ पे फिलहाल और लोगों की आवाजाही में और सर्विसेज में और लोगों की आवाजाही में जैसे हमारे लोग वहाँ काम करने जाते हैं H1B वीज़ा के तहत या दूसरे और वीज़ा के तहत, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालत में कि उस पर अगर भारत सरकार कोई रियायत देख रहा होगा तो शायद वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर वो बहुत लॉन्ग टर्म मसला है। वो ऐसा नहीं कि ट्रंप के टाइम पे आया, वो पहले भी वो एक कंटेंशियस मसला था, तो वो उस पर कोई ज़्यादा बात होगी मुझे नहीं है। उस पर हमें सरेंडर करना पड़ेगा, उस पर उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। हम बैकफुट में रहेंगे। अब आ जाइए H1B वीज़ा, अब आ जाइए टेक्सटाइल्स पे, अब आ जाइए आईटी पे, अब आ जाइए स्टील पे, अब आप फार्मा की बात करते हैं, फार्मा हमारा मेजर एक्सपोर्ट वहाँ पे जाता है। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे वो कोई एक्शन लेते हैं तो उसका हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वहाँ हमें उनके साथ समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बल्क सप्लाई इधर से है। और अमेरिका केस में आप देखिएगा तो हम लोग ट्रेड सरप्लस की स्थिति में हैं। अमेरिका एक हमारा मेजर डेस्टिनेशन है, $120 बिलियन का हमारा कारोबार है। तो ऐसे में हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो मुझे ही लगता है कि जैसे उन्होंने बाकियों को आंख दिखा के काम किया और उस तरह का टैरिफ मेजर्स अनाउंस किए, तो शायद हमारे ऊपर इतना ये तगड़ा और हमारे ऊपर इतना ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं होगा। हमारे ऊपर थोड़ी रियायत होगी, क्योंकि हमारे संबंध थोड़े बेहतर और हमारे जेस्चर की वजह से, प्लस जो हम लोग आप लोग अक्सर बात करते हैं कि इसमें एक है मतलब एक बॉडी लैंग्वेज है जिसमें प्रधानमंत्री और ट्रंप जो है बात सीधी कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे आप ये समझिए कि वहाँ पे जो ट्रंप है वो एक तरह से आप समझिए तो आपका एक हितैषी वहाँ बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से 10% आप तो धन्यवाद एलन मस्क को भी दे सकते हैं। एलन मस्क वहाँ पे हमारा हितैषी बैठा हुआ, मैं नाम गलत बोल दिया, पर एलन मस्क वहाँ पे हमारा एक हितैषी बैठा हुआ है जिसका इंटरेस्ट है पैसा लगाने में हिंदुस्तान में। हम लोग जब अभी नेक्स्ट जब स्पेक्ट्रम की बातें कर रहे हैं, जब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो आपको पता है स्टारलिंक के यहाँ पे क्या सरकार कह चुकी है कि हम कोई ऑक्शन नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसे में केवल वही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एरिया में और बहुत सारी जगहों पे लगता है कि एलन मस्क की ये बाजार है। तो मुझे लगता है कि वो सब कुल मिला के अगर आप देखेंगे उनकी नज़दीकी वहाँ की सरकार तो भारत सरकार के खिलाफ या भारत से जाने वाले जो सामान है उसके खिलाफ इतने ज़्यादा कोई ऊंचे टैरिफ लगाए जाएंगे, इस बात के आसार थोड़े अभी कम लग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपको लग रहा है कि हमारे लिए कंडीशन थोड़ी सी फेवरेबल है, क्योंकि उनको यहाँ पे बड़ा बाजार भी दिख रहा है, उनके जो बड़े व्यवसाय होंगे। सब मैं आपसे ये पूछना, आपने कहा कि ऐसा नहीं कि भारत हाथ पर हाथ धर कर बैठेगा, तो हम लोग भी, क्या आपको लगता है कि भारत, क्योंकि ट्रंप ने, हमने जब बात की थी तो कहा था, ट्रंप ने कहा था इंडिया इज टैरिफ किंग, ट्रंप सेड दैट, समथिंग लाइक दैट, टैरिफ के मामले में भारत को बांधता है या बहुत ऊंची। तो क्या भारत भी जो है एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हुए अपने टैरिफ को कम करने के बारे में कुछ डिसीजन दे सकता है? प्रियंका, आप डेटा लेके एक बार बैठ जाइए, आपको पता चलेगा कि भारत जो दुनिया के हाई टैरिफ लगाने वाली कंट्री है उसमें से भारत एक है। इससे एक मिलता जुलता एग्जांपल मैं आपको दूँ, बहुत इररिलेवेंट एग्जांपल यहाँ पे है। हम लोग चिल्लाते रहते हैं हिंदुस्तानी कि हमें यूके वीज़ा नहीं दे रहा, हमें यूएस वीज़ा नहीं दे रहा। हम लोग दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव कंट्रीज़ में से एक हैं जो दूसरों को वीज़ा देने में बहुत दिक्कत करते हैं। आज लोगों की सांसें उखड़ जाती हैं हिंदुस्तानी वीज़ा लेने में। ठीक उसी प्रकार से टैरिफ के मामले में हम लोग वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ वाले कंट्री की लिस्ट में आते हैं। अब जब क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा झटका दिया है तो मुझे लगता है कि हम कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अपने टैरिफ कम करने की हालत में भी होंगे, लेकिन कल को अगर वो उधर से टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप बात जान पे आ जाएगी तो क्या करेंगे? तो भारत को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो उस सूरत में जिन चीज़ों की डिमांड हमारे यहाँ है और जो हम अमेरिका से मंगवाते हैं उस पर भारत टैरिफ लगाने के लिए बाध्य होगा। ओके, ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफा करिए और भारत चुपचाप बैठा रहेगा। तो दोनों तरफ से जो है एक्शन रिएक्शन हम देखेंगे। चाइना ने किया ना, चाइना ने किया, आपने देखा, और चाइना का पलटवार जो है, और चाइना इतनी आसानी से भी बैठने वाला नहीं है। हाँ, पर मुझे लगता है उन्होंने ये फैक्टर इन किया होगा, उनको भी पता होगा चाइना चुप से सहने वाला नहीं है। अगर कनाडा और मेक्सिको नहीं सह रहे तो चाइना क्यों सहेगा? नहीं, चाइना ज़्यादा तैयारी में बैठा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं साउथ अमेरिका में, पहले अमेरिका हर जगह बैठा हुआ होता था। आज की तारीख में अमेरिका, वहाँ से सब जगह से अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, सब जगह चाइना बैठा हुआ है। तो चाइना से सामानों की आवाजाही जो अमेरिका के माध्यम से होती है वो सस्ती हो गई है। उनका वहाँ पे बाकायदा एयरपोर्ट बन गया, वहाँ पे पोर्ट बन गया है, जिससे
जिससे चाइना में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी हो जाए, खासकर पेरू से। तो ये सब ऐसा नहीं कि चाइना की तैयारी डिफरेंट लेवल की है। चाइना की तैयारी वो 10 साल पहले जो थी उस पर हम लोगों ने अभी सोचना शुरू किया है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंप की चुनौती से कैसे निपटेगा भारत, इस पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब बात करते हैं घरेलू मोर्चे की। एक मसला ऐसा है जो सबके लिए थोड़ी फिक्र पैदा कर रहा है। बात हो रही है गोल्ड लोन की। दिसंबर अंत में गोल्ड लोन सालाना आधार पर 71% बढ़े हैं। दूसरी तरफ एफडी और शेयरों के बदले लिए जाने वाले लोन 19% और 22% बढ़े। आरबीआई के बैंक क्रेडिट पर जारी आंकड़े बता रहे हैं कि 27 दिसंबर 2024 को बैंकों के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो जो था वो बढ़कर 1.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने में देखें तो ये ग्रोथ 68% से ज्यादा है। पर्सनल लेंडिंग में ये सबसे तेज बढ़ने वाली कैटेगरी है। दूसरी तरफ गोल्ड लोन ऐसे वक्त पर बढ़ रहे हैं जबकि सोने के दाम जो है ऑल टाइम हाई 85,000 रुपए के रिकॉर्ड पर पहुंच चुके हैं। तो गोल्ड लोन का बढ़ना किस तरफ इशारा कर रहा है, जरा इस पर डिस्कस करते हैं। पवन सर, ये गोल्ड लोन, इसके सामने हम देख रहे हैं दूसरे लोन्स भी हैं, लेकिन गोल्ड लोन जो है उसमें तेजी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड टाइमिंग देखिए, जब गोल्ड एकदम ऑल टाइम हाई पर है, 85,000 क्रॉस कर रहा है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो क्यों रहा है? आप देखिएगा कि एक ये अट्रैक्टिव मार्केट अभी भी है, मतलब ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारतीयों का प्रेम जो है गोल्ड से, 3-4 महीने से जो एक रैली, तो पता नहीं आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कह सकते हैं शायद, अगर थोड़ा लिबरल हो जाए तो। अब वो लगातार बढ़ रहा है, उसमें से इन्वेस्टमेंट हुए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स उसको खरीद रही हैं। डॉलर इंडेक्स देखिए इतना बढ़ा हुआ है, उस सूरत में कमोडिटीज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके चक्कर में गोल्ड एक हेज के तौर पे, तो इसलिए गोल्ड में पैसे लग रहे हैं। और फिर उसके बाद जो जियो इकोनॉमिक सिचुएशन है वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो गोल्ड में लोग पैसा, अभी भी गोल्ड उनको लग रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पे इक्विटीज़ के बजाय गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, जहाँ पे रिटर्न भी बेहतर है और एक सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा मुझे जो एक डोमेस्टिक पॉइंट लगा, मैं इस पर कुछ रफ पढ़ाई करके आपको बता रहा हूँ, मैं इसके डिटेल में नहीं गया हूँ। मुझे मेरा ये अंदाज़ा है कि 3-4 महीने में गोल्ड लोन के प्रति जो आरबीआई ने जैसे बैंकों पे दबाव डाला, या जो एनबीएफसी पे जो पर्सनल लोन देते हैं, खासकर गोल्ड लोन में जो लोग करते हैं, उनके ऊपर जो एक स्ट्रीमलाइन करने की जो नकेल कसी है, उसमें शायद कंज्यूमर को एक सुविधा मेरे ख्याल से शायद हुई होगी। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये रास्ता अगर उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ है, थोड़ा सा स्मूथ हुआ है, तो उसका फ़र्क गोल्ड के लोन पे भी दिख रहा होगा। अभी किसी की रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी है, पर मेरा ये अंदाजा है कि ये एक वन ऑफ द रीजंस होगा, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है। और गोल्ड से प्यार खत्म नहीं होता, और गोल्ड लोग लेते भी थे पुराने जमाने में कि इस पर आप कभी भी उधार ले सकते, तो वो ट्रेंड भी अभी बरकरार है। और शायद मेरे ख्याल से एक आधी फीसदी वजह वो भी होगी प्रियंका की, लोगों को ये भी लग रहा था, एक चंक ऐसा है जिसको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गोल्ड पे, बजट में गोल्ड पे टैरिफ बढ़ जाए, तो उससे बढ़िया लेकर रखो, देखते हैं। हाँ। अब वो शायद नहीं हुआ, तो आगे डेटा देखेंगे तो इसमें अगर गिरावट आएगी तो भी हो सकता है कि हमको और आपको कोई बहुत उसमें आश्चर्य नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए, तो फिर अभी हम देख रहे हैं एक रुझान जो दिखा रहा है कि भाई गोल्ड रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लोन भी उस पर लोग ले रहे हैं, खरीद भी रहे हैं जमकर। तो गोल्ड अभी भी एकदम स्ट्रांग एक ऐसा निवेश बना हुआ है, या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू पवन सर, आज आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। तो मनी 9 देखते रहिए। आज के शो में इतना ही, कल होती है मुलाकात। नमस्कार।